गुड मॉर्निंग। कल हमने सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध के क्या क्या कारण रहे थे, इन पर बात की थी। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। जब अंग्रेज़ों में और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध की सभी स्थितियां बन चुकी थी, तो उसके बाद अलग अलग समय में कई कार्यवाहियां हुई। जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप स्थित जो अंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार फैक्ट्री थी, इस पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी जो था वॉट्स, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब की सेना ने उनके दुर्ग फोर्ट विलियम को घेर लिया। पराजय और मृत्यु को सामने देखकर गवर्नर ड्रैक और बहुत से अंग्रेज अधिकारी जो थे, वो अपने परिवारों के साथ फोर्ट विलियम से भागकर हुगली नदी में जहाज़ पर सवार होकर फुल्टा टापू चले गए। किले की रक्षा का भार हॉलवेल नामक जो व्यक्ति था, उसे और थोड़े से सैनिक उसके साथ थे, उनको सौंपा गया। 2 दिन के बाद हॉलवेल को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और कलकत्ता के ऊपर जो नवाब था उसका अधिकार हो गया। अब बात की जाए कालकोठरी जो है उसकी घटना की। 20 जून को फोर्ट विलियम का पतन हो गया था और दुर्ग में उपस्थित अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि नवाब के किसी अधिकारी ने उन्हें रात्रि में एक छोटी सी कालकोठरी, जो कि लगभग 18 फीट लंबी थी और 15 फीट चौड़ी थी, उसमें बंद कर दिया। सुबह जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो बहुत से जो बंदी थे वो मर चुके थे। इतिहास में इसी दुर्घटना को ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दुर्घटना हुई थी, इसका विवरण हॉलवेल के द्वारा जो पत्र लिखा गया था, उससे भी पता चलता है। हॉलवेल के अनुसार जून के महीने में गर्मी भी बहुत भयंकर थी और नवाब के आदेश जो हुआ था, उससे 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और सुबह हुई जब, तब तक 123 व्यक्ति जो थे वो मर गए थे और केवल 23 व्यक्ति जो थे वही जीवित रहे थे। इस प्रकार ये जो इतिहास में ये जो काल कोठरी की घटना है, इसका अत्यधिक महत्व रहा है। इसके पश्चात जब कासिम बाज़ार और कलकत्ता में जब पराजय का समाचार मद्रास पहुंचा, तो वहां के अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे इतनी आसानी से अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और नवाब जो है उससे क्षमा याचना करने के लिए भी वे किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थे। वे तो शस्त्र बल से नवाब को झुकाकर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के पक्ष में थे। इसीलिए मद्रास काउंसिल की बैठक जो हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि क्लाइव के नेतृत्व में कासिम बाज़ार और कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करके उस पर पुनः अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली जो सेना है, उसे बंगाल भेजा जाए। और क्लाइव जो है उसकी सहायता के लिए जल सेना नायक वॉटसन को नियुक्त कर दिया गया। और मद्रास काउंसिल जो थी, उसने क्लाइव को ये आदेश दिया था कि बंगाल में मौजूदा जो नवाब हैं उनको हटाने का पूरा प्रयास किया जाए। सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेज़ों का सही मूल्यांकन नहीं कर सका और उसे ये आशा नहीं थी कि अंग्रेज़ जो हैं वो इतनी जल्दी आ जाएंगे और उसके विरुद्ध फिर से पुनः एक शक्तिशाली गुट खड़ा करके और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए उसने ना तो कलकत्ता की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी थी और ना ही समुद्र तटों की निगरानी और सुरक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। क्लाइव और वॉटसन ने अपने जितने भी विश्वस्त लोग थे, इनकी सहायता से सिराजुद्दौला के जो प्रमुख अधिकारी थे और सेठ साहूकार थे, उनको अपनी ओर मिलाने और नवाब को सत्ता से हटाकर का जो षड्यंत्र था वो रचना शुरू कर दिया।
ऐसे लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों में राजा मानिकचंद्र, व्यापारी अमीचंद, जगत सेठ बंधु, मीर जाफ़र आदि प्रमुख थे। राजा मानिकचंद्र जो है उसको भारी रिश्वत भी दी गई थी और 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के ऊपर फिर से अधिकार कर लिया था। नवाब सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने सैनिकों के साथ कलकत्ता की तरफ आगे बढ़ा। उसके पास उस समय 40,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास, और क्लाइव जो है उसने नवाब की सेना के ऊपर 30 जनवरी को अचानक आक्रमण किया और उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। इससे नवाब का मनोबल जो था वो काफ़ी गिर गया और उसके जो सलाहकार थे नवाब के, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के लिए उसके ऊपर नवाब पर दबाव डाला और इसी का परिणाम ये निकला कि नवाब संधि के लिए तैयार हो गया। इस संबंध में भी अलग अलग मान्यताएं हैं कि नवाब संधि के लिए क्यों तैयार हुआ। एक मान्यता तो ये है कि नवाब को अपने दरबारियों और अधिकारियों के ऊपर संदेह हो गया था कि वे अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं। दूसरी मान्यता ये है कि इन दिनों अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुग़ल सम्राट को पराजित करके दिल्ली में डेरा डाल रखा था और ये अफवाह भी जोरों पर थी कि रुहेलों और अफ़गानों की सहायता से वह बंगाल पर आक्रमण करने वाला है। ऐसी स्थिति में नवाब ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझा और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को दोनों जो ये पक्ष थे इनके मध्य संधि हो गई और ये जो संधि थी ये अलीनगर की संधि के नाम से विख्यात हुई। और ये जो संधि थी इसकी मुख्य जो शर्तें थी या मुख्य जो इस संधि की बातें थी वो इस प्रकार से थी। पहली बात, मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए थे नवाब ने उनको मान्यता प्रदान कर दी। दूसरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी का दस्तक के प्रयोग का अधिकार जो है वो मान लिया गया। तीसरी अगर शर्त की बात की जाए तो जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था वे पुनः कंपनी को लौटा दी जाएंगी तथा कंपनी की संपत्ति और अंग्रेज़ों को जो भी हानि हुई है नवाब जो है उसने उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया। चौथी, कंपनी को अपने निजी सिक्के डालने का अधिकार भी दिया गया। उससे अगली शर्त, कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छानुसार किलेबंदी करने की भी छूट मिल गई। इन सभी सुविधाओं के बदले में कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। अलीनगर की ये जो संधि थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक रही और नवाब सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी। क्लाइव ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इस संधि के द्वारा उसने फ्रांसीसियों और नवाब के संभावित जो गठबंधन था, जो उन्हें अंग्रेज़ों को लगता था कि इन दोनों के मध्य यानी कि फ्रांसीसी और नवाब के मध्य गठबंधन हो सकता है, उसको उन्होंने रोक दिया, जिससे बंगाल में कंपनी की स्थिति जो थी वो काफ़ी मजबूत हो गई। इस प्रकार अलीनगर की जो संधि थी इस पर दोनों पक्षों ने परिस्थितियों से विवश होकर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए दोनों में फिर से संघर्ष होना तो अवश्यंभावी था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें जो संघर्ष जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत जो है वो प्लासी के युद्ध से हुई, जो कि सन 1757 ईस्वी में हुआ था और इसके बारे में हम बात जो है हमारी जो अगली क्लास है उसमें करेंगे। थैंक यू।